Hello students, welcome back to Biosfree channel. So this is the second episode of our podcast जहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे students से जिन्होंने अपना NEET exam crack किया है and now they are currently doing their MBBS. So today on the panel we have Rimjim Gurai, who is a current MBBS student and cracked NEET examination in 2023 with the score of 675 on 720. Hello Rimjim, how are you doing? Hi ma'am, I'm fine. ओके तो अभी आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? कुछ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे एस्पायरेंट्स को। Ma'am, I'm presently studying in IPGMER Kolkata. ओके I have just completed my first prof examinations and I'm going to start my second year. ओके दैट्स ग्रेट। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड ईयर। अच्छा, तो फिर Thank अभी you. हम आपके पूरे स्ट्रैटेजी और इन सब के बारे में तो हम बात करेंगे ही। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लग कैसा रहा है, जैसे आपकी फिलहाल आप कैसे करंट आप कैसे फील कर रहे हो राइट नाउ कि आपने एमबीबीएस क्लियर Uh, कर लिया, अब आप 1 साल कर भी चुके हो, नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द सेकेंड ईयर। ये तो ऑब्वियसली मैम एक बहुत दिन का ड्रीम था ही। जब से नीट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से ड्रीम था कि एमबीबीएस कोर्स पढ़ूंगी। फर्स्ट ईयर में मज़ा भी बहुत आया, बहुत नया सीखी भी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर न्यू थिंग्स इन सेकेंड ईयर। दैट इज ग्रेट। तो आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया? आप थोड़ा बैकग्राउंड अपना बताइए हम सबको। I belong to a small town of Chittaranjan in West Bengal. मेरी 10th तक स्कूलिंग चितरंजन में की थी बीआरएस में एंड आई डिड 11th एंड 12th फ्रॉम नारायणा आसनसोल। ओके ओके ओके। अच्छा, तो फिर आपने 10th के बाद पीसीएमबी ऑप्ट किया था या फिर पीसीबी ही ऑप्ट किया था? मैं पीसीएमबी ऑप्ट की थी। अच्छा अच्छा, नाउ हियर इज द मेजर क्वेश्चन फ्रॉम एवरी एस्पायरेंट, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि दे फेयर फ्रॉम कि कहीं हम रह ना जाए, तो वो मैथ्स को भी लेकर चलते हैं, है ना, टू कीप द ऑल द स्ट्रीम्स हाँ। ओपन। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए, मतलब आपको सिर्फ पीसीबी के लिए जाना चाहिए या पीसीएमबी? अब आप अपना पर्सपेक्टिव से कैसे बता सकते हो इस चीज को? मैम एक्चुअली अगर किसी को पता है कि उसको एमबीबीएस ही करना है या फिर मतलब बायो लाइन में ही पढ़ना है, हम्म। मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ना नहीं है, सो ही कैन इजीली ऑप्ट फॉर पीसीबी। क्योंकि मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बहुतों के लिए। सो और टाइम टेकिंग भी है। सो आई आई सजेस्ट कि वो पीसीबी ले ले। एंड बहुतों को लगता है कि मैथमेटिक्स हो सकता है कि पीसीबी में फिजिक्स के लिए लगेगा, करेक्ट। बट दैट्स नॉट टोटली करेक्ट बिकॉज 10th तक हम लोग जितना मैथ्स पढ़ते हैं उससे 11th 12th का फिजिक्स आराम से हो जाता है। सो पीसीबी लेना इज अ गुड ऑप्शन अगर कोई कंफर्म है कि उसको इन फ्यूचर बायो लेके ही पढ़ना है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो इसी से डरते हैं कि कहीं हमारा, और काफी बच्चे इस वजह से भी बचते हैं कि उनका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो फिर वो बायो ले लेते हैं, है ना, राइट? तो हाँ क्या हाँ। आपके दिमाग में ये थॉट था या फिर आपको बायो पसंद थी? नहीं मैम, एक्चुअली क्लास 10th तक मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, इसलिए मैं पीसीएमबी ली थी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मुझे मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता था और इजीली हो भी जाता था मैथमेटिक्स। तो मुझे मतलब इसलिए मैं मैथमेटिक्स को 11 12th में भी रखी थी, बट बचपन से एक ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है तो मैं नीट के लिए तैयारी ली। ओके ग्रेट। तो फिर आपने क्या ड्रॉप ईयर लिया था या फिर विदाउट अ ड्रॉप ईयर यू वर एबल टू क्रैक? नहीं, करंट ईयर में क्रैक की थी। अच्छा, वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, अब आपने जब अपनी, अब हम आपकी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं, तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने कहाँ से स्टार्ट की, कब स्टार्ट की और कैसे की, इस पे हम बात करते हैं। मैम हमारे वहाँ पे एक लोकल कोचिंग क्लास था। मतलब ऐसे लोकेलिटी में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे मैं पढ़ती थी। तो वहाँ से मेरा नीट प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं ऑनलाइन में
एलन, आकाश, इन सब इंस्टीट्यूट से भी थोड़ा सा स्टडी मटेरियल और कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह का जो हेल्प होता है वो ली थी। एंड हम्म। इसी तरह से मैं 2 साल प्रिपेयर की थी, 11th और 12th। ओके ओके, तो आपने एक्सटर्नल सोर्सेज कोचिंग्स के थ्रू भी प्रिपेयर किया और फिर खुद से भी, राइट? तो आपने हाँ ऑफलाइन कोचिंग अपने घर के पास ली थी जो आपकी क्लासेस वहां पे हाँ। चल रही थी? अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। तो अकॉर्डिंग टू यू, इज कोचिंग रियली हेल्पफुल? ऐसा है कि बच्चे को कोचिंग लेना चाहिए या वो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? मैम एक्चुअली कोचिंग मतलब एक बहुत महंगी कोई क्लासेस लेनी पड़ेंगी ऐसी नहीं है, बट एक गाइडेंस लगता है, मुझे लगा कि जैसा नीट प्रिपरेशन में बहुत वास्ट चीजें हैं। सो इन करेक्ट। 2 सालों में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कौन सा पढ़ने से कैसे हेल्पफुल होगा, उसके लिए एक टीचर का गाइडेंस जरूरी होता है। बाकी करेक्ट। तो सेल्फ स्टडी से पढ़ना ही है। सो उस गाइडेंस के लिए एक सोर्स रहना चाहिए, और बाकी मटेरियल सॉल्व करते करते, एग्जाम्स सॉल्व करते करते सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, सो आई ऑल्सो बिलीव कि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाँ हमें पता हो, एज अ स्टूडेंट हमें पता होता है कि क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, बट टू गाइड थ्रू इट, है ना, टू मेक थ्रू इट, उसके लिए आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज करेक्ट। ऑल्सो आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज को मत रेफर करो, ट्राई टू बी कंसाइज। एनसीईआरटी बहुत अच्छा हाँ सोर्स है, प्लस आप किसी एक चीज को फॉलो करो, किसी एक, इधर इट्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट या इंफॉर्मेशन, आप एक ही सोर्स रखो। बहुत सारे सोर्सेज भी दिक्कत देते हैं, राइट? सो अब आपने बुक्स कौन सी प्रेफर की थी? हम एक एक के हिसाब से ही चलते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी में आपने क्या क्या सोर्स या मटेरियल को रेफर किया था? बुक्स में मैम पढ़ने के लिए एनसीईआरटी यूज करती थी। ओके। एनसीईआरटी और क्लास नोट्स जो भी होते थे, हम्म। पढ़ने के लिए इन दोनों बुक्स, और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स रेफर किए थे। लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो बुक आता है, या नीट नीट प्रिपरेशन का जो ओके। बुक्स मिलते हैं, या हम्म। फिर कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स, वहां से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करती थी। ओके ग्रेट। फिर आपने अच्छा, आपका तो क्योंकि मैथमेटिक्स अच्छा था तो आपका फिजिक्स भी स्ट्रांग रहा होगा, है ना? लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका, क्योंकि मैथ्स वीक था, दे केम टू टेक बायो, तो अब फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि फ्रॉम द बेसिक्स वो अपना फिजिक्स कैसे डेवलप करें? फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो मैं भी एक चीज फॉलो की थी, एक फॉर्मूला बुक बनाना। मतलब एक हम्म ही बुक में हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूला अगर वो लिख लेते हैं, सो एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन करना इजी रहता है। और अगर हम्म किसी को फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहे, सो उस फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में पुट करना भी इजी रहता है। हम्म। एंड फिजिक्स के लिए तो सबसे मेन चीज ये है कि प्रैक्टिस। करेक्ट The more they will practice, the more they will learn how to solve new problems. करेक्ट करेक्ट, इससे भागना So इज जब नॉट अ सॉल्यूशन, हाँ बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसके साथ कर पाओगे। हाँ, दैट इज करेक्ट। अच्छा, फिजिक्स में फिर प्रैक्टिस एंड द सोर्सेज, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर दिस फिजिक्स? फिजिक्स में एनसीईआरटी से ज्यादा नोट्स पे फोकस करना चाहिए मुझे लगा, क्योंकि हम्म एनसीईआरटी में बहुत वास्टली चीजें दी हुई हैं। और करेक्ट। वहाँ पे मेन फोकस जो प्रूफ्स वगैरह है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, सो वो उतना काम में आएगा नहीं नीट में। हम्म। सो नीट के लिए जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग से नोट डाउन करके, एंड देन किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये इस पे ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट, सो फिजिक्स के लिए अकॉर्डिंग टू यू अ फॉर्मूला बुक शुड बी देयर, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो रिवीजन करने में भी काफी इजी रहता है ना? सो दैट्स राइट। अच्छा, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां पे आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिवाइड हो जाती है, तो वहां पे कैसे आप स्ट्रैटेजी बताओगे अपनी तरफ से? इनऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्शंस बहुत कुछ है। वो तो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, मुझे भी बोरिंग लगा था पढ़ने के टाइम। एंड ऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक अगर
वो रिएक्शन समझ में आ जा रहे हैं। सो इसमें भी है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जब न्यू प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ समझने में दिक्कतें आ रही है, उस जगह पे फिर से फोकस करना, इसी तरह से चलना पड़ेगा। अच्छा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्लस अब जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रख के चलनी पड़ती है जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन मॉक टेस्ट्स, देन योर नोट्स। तो क्या ऑर्डर या कैसे फॉलो करना चाहिए इस इन सब चीज़ों को आपके हिसाब से? मैम पहले क्लास अटेंड किए हम लोग कुछ, हुँ, हुँ। सो उसका नोट्स आया। फिर क्लास के बाद जाके अगर टाइम मिलता है, सो यू हैव टू रिवाइज द नोट्स फर्स्ट, हुँ, then you हुँ। have to check out the questions from that chapter which came in previous years. हुँ, हुँ। अब उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हुँ, हुँ। एंड इस तरह से पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। टेस्ट नॉर्मली अगर कोई किसी कोचिंग या किसी भी टाइप के ट्यूशन में है, सो दे ऑर्गेनाइज फॉर टेस्ट। अगर अलग से टेस्ट करने हैं, सो चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, या फिर वीकली टेस्ट, या एट दी फाइनल जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तब फुल सिलेबस टेस्ट जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करेक्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स वो मॉक लास्ट टेस्ट कुछ, हाँ। करेक्ट, करेक्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट से बचते हैं इस वजह से कि अभी हमारी प्रिपरेशन नहीं है। पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है क्वेश्चंस करने चाहिए, क्वेश्चंस करते हैं तो लगता है अभी नहीं आता इतना। तो आपके हिसाब से मॉक टेस्ट का कैसा रोल है इस जर्नी में ऑफ प्रिपरेशन? मॉक टेस्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को लगता भी है कि मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट का मार्क्स तो कहीं पे काम नहीं आएगा। हुँ, So हुँ। they should give the test. It will means help them to identify that where are the points where they are lagging behind. करेक्ट। अच्छा, अब कुछ आपने तो जैसे 11th से ही स्टार्ट कर ली थी अपनी प्रिपरेशन, सम स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 12th क्लास या फिर इन देयर ड्रॉप ईयर, तो उस टाइम पीरियड के लिए आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अब उनको 11th भी कवर करनी है, 12th भी करनी है, सो व्हाट विल यू सजेस्ट कि वो कैसे इस चीज़ को डील करें? मैम अगर कोई 12th में स्टार्ट कर रहा है, so I would suggest him to complete the 12th first, हुँ, हुँ। क्योंकि वो उसके मतलब बोर्ड्स में भी आएंगे। So it will help। तो 12th कंप्लीट करने के बाद अगर उसके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, या फिर अगर उसको लगता है कि वो 12th और 11th एक साथ भी कर पाएगा, सो दैट आई थिंक डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कि उसको क्या लगता है। 12th और 11th अगर कोई एक साथ कर पा रहा है तो वो भी कर सकता है, या फिर 12th के बाद भी अगर कोई चाहे तो 11th कवर अप कर सकता है। करेक्ट। वैसे यही चीज़ है कि पहले आप 12th समझो, प्लस बीच-बीच में जब-जब आपको टाइम मिले, तो स्टार्ट हाँ। ओपनिंग योर 11th क्लास बुक्स और उसमें चैप आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अब आपको ह्यूमन फिज़ियोलॉजी, प्लांट फिज़ियोलॉजी, इन सब के हिसाब से आप उसको डिवाइड करो और बीच-बीच में यू हैव टू कीप लर्निंग दैट 11th क्लास बायोलॉजी एज़ वेल, है ना? अच्छा, इसके साथ आपने अपनी स्टडी के साथ कितने आवर्स दिए थे? मतलब पर डे अगर हम बात करें, वैसे तो ये वेरी करता है फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर। व्हाट वर योर आवर्स दैट यू हैड पुट इन? मैम मैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज 10 आवर्स का स्टडी रहता था। 10 आवर्स, दैट्स अ लॉट। मैम हर रोज तो 10 आवर्स होते नहीं थे, मतलब हुँ, कभी हुँ। थोड़ा सा कम, किसी अगर किसी दिन थोड़ा सा ज्यादा लोड पड़ गया तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इस टाइप से। बट मेन थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, राइट? कि आपने उस चीज़ को यस मेंटेन ऑब्वियसली। किया, क्योंकि अगर वो चीज़ आपकी बीच में कहीं टूट जाती है, तो जो आपने किसी दिन इतने ज़्यादा आवर्स दिए, किसी दिन आप बिल्कुल नहीं दे पा रहे हो, वो चीज़ फिर नहीं हो पाएगी। सो मेन थिंग कि आप कंसिस्टेंट रहो, इवन इफ यू आर पुटिंग लेस नंबर ऑफ आवर्स, आप उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहो, है ना? सो एब्सोल्युटली। दैट इज़ गुड। अच्छा, अब आपने आपकी नीट परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात की। सो अब आपके कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। सो कॉलेज में व्हाट आर यू डूइंग करंटली? आप कौन से सब्जेक्ट में हो? कैसा आप वहाँ पे कर रहे हो अभी? जस्ट द आउटलाइन इफ यू वांट टू गिव द एस्पायरेंट्स। मैम कॉलेज में तो
ऐसे तो फर्स्ट ईयर्स में हम लोग 3 सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो कॉलेज में भी अच्छा लगता था, और यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा-सा अलग है। जैसे नीट के टाइम पे हम लोग को सिर्फ बुक्स पढ़ना पड़ रहा था, बट यहाँ पे करेक्ट। आके बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीखने को मिल रही है। लाइक एनाटॉमी में डाइसेक्शन क्लासेस, जहाँ ओके। पे हम लोग अ, कैडावर्स के साथ पढ़ते हैं, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिजियोलॉजी में हम लोग को टेस्ट वगैरह सिखाए जाते हैं कि कैसे पेशेंट को टेस्ट करना पड़ता है। सो आई आई एम लविंग देम ऑल एक्चुअली। ओके, तो अभी तक हमारा 12th तक तो वो सब बुकिश रहता है, बट नाउ यू आर हाँ, डूइंग प्रैक्टिकल्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। यस। आई होप एस्पायरेंट्स इसको सुन के खुश होंगे कि दैट दे आर गोइंग टू डू दिस। सो अब आप क्या करोगे? अब आपका ये जो कमिंग ईयर है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन दिस ईयर विद यू? मैम अभी भी तो मतलब सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट्स जो हैं, तो वही है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि सेकेंड ईयर से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का वर्ड के क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। ओके सो ओके, लेट्स दैट्स ग्रेट। सी क्या ओके चलता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक और चीज आती है बच्चों में कि समटाइम्स वो जब 12th दे कर लेते हैं क्रॉस, दे गिव गिव दिस नीट एग्जामिनेशन, उनका नहीं हो पाता, तो वो सोचते हैं कि हम चलो बीएससी ग्रेजुएशन या ऐसा कुछ अदर कोर्स को कंटिन्यू कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम नीट की प्रिपरेशन कर लेंगे। सो इज इट पॉसिबल? ऐसा करना चाहिए या नहीं? इस पे आपके क्या व्यूज हैं? मैम नीट का कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। करेक्ट। 2023 में मैं क्रैक की थी, 2024 में कंपटीशन और बढ़ गया। So if someone is thinking to continue a course, तो अभी उस कोर्स में अगर कोई कंसंट्रेट कर रहा है, so it is quite difficult to crack NEET, करेक्ट, क्योंकि आपको इक्वल बहुत ज्यादा नंबर क्योंकि ऑफ नीट के मार्क्स। लिए एक कंसंट्रेशन चाहिए। और वहां पे जाके फिर आपका डाइवर्जन्स आ जाते हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हो, है ना, और आपका उतना फोकस नहीं लग हाँ, पाता। सो इफ यू आर रियली वेरी ईगर टू गो फॉर एमबीबीएस, आप मत ऑप्ट करो, ट्राई टू ड्रॉप अ ईयर एंड चेक आउट योर स्कोर। अपने आप को ट्रैक पे रखो बाय गिविंग एज मच मॉक टेस्ट एज यू कैन गिव, और लास्ट में पूरा पेपर। तो हम्म, उससे आप टाइम का ट्रैक रख पाओगे, हर चीज का, अपनी प्रोग्रेस का। So thank you so much Rimjim for all your valuable points. I definitely think इससे aspirants को help मिलेगी. Any last advice from your side to all those who are appearing in NEET 2025? um, don't be afraid of it. Just be consistent and practice question answers, and it everything would be fine. Uh, uh, this channel is really doing great work by means this newly podcast thing is really helpful. I think many students would get inspired about when they will hear the journey of how to crack NEET. Okay, that's great. It's quite helpful for them. Okay, that's great. Thank you so much Rimjim for your time. All the very best for Thank your you. further journey. That's great. Okay. Thank you, ma'am. Thank you Rimjim.